हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी को ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु, दैट इज वेदांतु क्लास 11th एंड 12th। तो मेरा नाम है विशाल और मैं आप पढ़ाता हूं बच्चों आप सभी को फिजिक्स। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पे एक नया सीरीज शुरू किया है बच्चों, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, क्लास 11th एंड 12 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले हैं रोटेशन वाले चैप्टर का कंप्लीट एक्सरसाइज का वीडियो सोल्यूशन इन वन वीडियो। ठीक है बच्चों, तो जो लोग मुझे नहीं जानते, सो माय नेम इज विशाल। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी मंडी। आई हैव बीन अवार्डेड द इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल अवार्ड एंड आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ जेई एंड नीट फील्ड फ्रॉम लास्ट 2 years। सो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन बच्चों। और आज क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट रोटेशन चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया बच्चों, तो आपका रोटेशन पे मतलब जो आप रोटेशन से लोग डरते हैं, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप हो ही जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। और इसको अगर आपने 3 से 4 बार बच्चों अगर प्रैक्टिस कर लिया, तो मेरी गारंटी है बच्चों की आपको 60 से 70% रोटेशन जो है बच्चों जेई लेवल तक का, है ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, गिव द location of center of mass of a sphere, cylinder, ring and cube, each of uniform mass density. Does the center of mass of a body necessarily lie inside the body? ठीक है भाई। तो कह रहा है बच्चों की स्फीयर, सिलेंडर, रिंग और क्यूब है, इनका सेंटर ऑफ मास को लोकेशन दीजिए। तो बच्चों अगर ध्यान से देखा होगा आपने, अगर तो स्फीयर की बात कर लीजिए। स्फीयर की अगर आप बात करते हैं तो कुछ इस टाइप का होता है। सिलेंडर की अगर बात करते हैं बच्चों, सिलेंडर कुछ इस टाइप का दिखता है आप सभी को, राइट है ना। और उसके बाद अगर रिंग की बात कर ले बच्चों, तो रिंग कुछ इस टाइप का होता है। और अपने पास एक क्यूब है बच्चों, ठीक है, अपने पास है अगला क्यूब। तो अगर इन सभी फिगर को अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो क्या सारे के सारे फिगर बच्चों सिमेट्रिक हैं। सारे सारे फिगर क्या बच्चों, सिमेट्रिक है। और सिमेट्री के साथ साथ आपको दे रखा है कि जो इनका मास डेंसिटी है वो भी यूनिफॉर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि मास कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, राइट। तो जब कभी भी बच्चों फिगर सिमेट्रिक होता है और मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होता है, तो उनका सेंटर ऑफ मास जो होता है बच्चों, वो उनके जियोमेट्रिक सेंटर पर ही लाई करता है। यानी कि जैसे स्फीयर है तो इसका जियोमेट्रिक सेंटर यानी कि इसके सेंटर पर लाई करेगा। तो ये क्या है बच्चों, अपने पास सिलेंडर, इसका भी जियोमेट्रिक सेंटर। ये रिंग है, इसके भी जियोमेट्रिक सेंटर पे। और ये है क्या बच्चों, अपने पास क्यूब है, तो इसके भी जियोमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा, है ना। तो सबके चारों के चारों केस में जो बच्चों जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा, उनके जियोमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है, डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी। तो बात बिल्कुल गलत है भाई, है ना। जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का, वो जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही लाई करे, वो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। जैसा कि आप लोग रिंग के एग्जांपल में देख सकते हैं, है ना। रिंग की एग्जांपल बच्चों आपने देखा कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई कर रहा है, हवा में लाई कर रहा है, यहाँ पे, है ना। उसी प्रकार से बच्चों हॉर्स शू होता है, हॉर्स शू का भी जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बॉडी के बाहर लाई करता है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों, बेसिकली कि हम लोग ऐसा एक जगह जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि उस पूरे बॉडी का मास जो है कंसंट्रेटेड हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों वो कहाँ लाई करे, वो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही लाई करे, बाहर भी लाई कर सकता है, उसके ऊपर भी लाई कर सकता है। क्या सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आपके सभी के स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है कि in the HCl molecule the separation between the nuclei of the two atoms is about 1.27 एंगस्ट्रॉम, जहाँ 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू दे रखा है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मोलिक्यूल गिवन दैट अ क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स as massive as hydrogen atom and nearly all the mass of an atom is concentrated in its nucleus। ठीक है, तो देखो क्या करें बच्चों, अपने पास एक HCl मॉलिक्यूल है। HCl में 2 एटम्स है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक। तो हाइड्रोजन का एक अलग न्यूक्लियस होगा, क्लोरीन का एक अलग न्यूक्लियस होगा, राइट। तो इन दोनों न्यूक्लियस का कुछ कुछ मास होगा और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस दे रखा है आप सभी को। तो कह रहा है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा वो आप सभी को बताना है। चलो तो बच्चों हमने मान लिया कि हमारे पास हो गया क्या, ये हाइड्रोजन आइटम हो गया और एक बड़ा सा, क्योंकि क्लोरीन का मास जो है बच्चों 35.5 टाइम्स बड़ा था, मैंने यहाँ पे बना दिया क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्लोरीन, राइट है। चलिए अब इनको हमने मिला दिया, ठीक है, सेंटर टू सेंटर मिला दिया। और सेंटर टू सेंटर इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, 1.27 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, यानी बीच का डिस्टेंस है 1.27 एंगस्ट्रॉम, राइट है। चलिए ये हो गया बच्चों अपने पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हो जाएगा क्लोरीन का न्यूक्लियस, राइट। चलिए क्या कह रहा है बच्चों, सेंटर ऑफ मास को लोकेशन निकालना। सेंटर ऑफ मास को लोकेशन बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग मान लिया बच्चों कि इससे एक्स डिस्टेंस पे इसका क्या है भाई, सेंटर ऑफ मास है। इससे क्या है, एक्स डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास है। क्लियर सभी को बात?
चलिए, इससे एक्स डिस्टेंस पे अगर बच्चों सेंटर ऑफ मास है तो जरा बताइए कैसे निकाला जा सकता है इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो सर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आप सभी लोग जानते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वाई तो होगा नहीं, केवल एक्स डायरेक्शन में निकलेगा, है ना, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में निकलेगा। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला बताइए, ये होता है सर m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो x है बच्चों हमारा वो कहाँ है, इससे है, इससे दूरी पे है, ठीक है, राइट है, इससे दूरी पे है हमारा x, है ना, इससे x जो x है हमारा वो हम लोग इससे ले रहे हैं, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, मान लो 0 0 मान लिया, ठीक है। तो बच्चों बताइए m1 क्या है, हाइड्रोजन है, और x1 क्या है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का मास मतलब कहाँ पे है। उसके बाद m2 क्या है बच्चों, क्लोरीन है, और x2 क्या है उसका डिस्टेंस हो जाएगा, समझ में आ गया, चलो रख दिया जाए। चलो m1 क्या है बच्चों, m1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसका डिस्टेंस कितना, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मतलब इसका यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, प्लस m2 दूसरा कितना है बच्चों, m2 क्लोरीन है, ये हो जाएगा 35.5 इंटू इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम, 1.27, जो भी हमारा आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में ही रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये एंगस्ट्रॉम में। उसके बाद m1 प्लस m2, तो भाई m1 कितना हो गया 1 और m2 कितना हो गया 35.5, तो बेसिकली कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 30.55 इंटू 1.27 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 36.5, और जो भी आंसर आएगा भाई एंगस्ट्रॉम होएगा। इसको अगर बच्चों आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.235 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा भाई आप सभी का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या सभी लोग, जरा बताइए, हो जाएगा, है ना, आसान सा सवाल था सेंटर ऑफ मास निकालने का, कर सकते हैं। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चला जाए भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6.3 देखिए क्या कह रहा है कि अ चाइल्ड सीट्स stationary at one end of a trolley moving uniformly with a speed v on a smooth horizontal floor। एक ट्रॉली है, ठीक है, एक ट्रॉली है बच्चों, ये हमने ट्रॉली बना दिया, इसमें लगा दिया हमने चक्का, ठीक है। अभी ट्रॉली बच्चों v स्पीड से जा रहा है, इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे मान लो एक बच्चा है, ये जो बच्चा है यहाँ पे हमने बना दिया, यहाँ पे बच्चा, ये हो गया बच्चा, और यहाँ पे आराम से बैठा हुआ, चलो ठीक है, v स्पीड से जा रहा है। उसके बाद क्या रहा है, द इफ द चाइल्ड गेट्स अप एंड, पहले चाइल्ड बैठा हुआ, उसके बाद पहला ये जो बच्चा है खड़ा हो गया और रन्स अबाउट एन हॉरिजॉन्टल ऑन द ट्रॉली इन द एनी मैनर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली एंड चाइल्ड सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, अभी शुरुआत में क्या है, अभी शुरुआत में अपना ये बच्चा बैठा हुआ है और ट्रॉली जो है बच्चों, पूरा ट्रॉली बच्चे को लेकर के v स्पीड से जा रही है, राइट। अब ये बच्चा क्या हुआ, बच्चा उठा, बच्चा क्या हुआ, उठा और इधर उधर घूमने लगा, कहीं भी घूम रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ठीक है, तो क्या रहा है कि जब ये घूमने लगेगा तो कि इसके जो पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, अर्थात ट्रॉली और जो चाइल्ड है उसका सेंटर ऑफ मास के स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों देखो यार, आप सभी को पता है मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन कब अप्लाई होता है बच्चों, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब देखो ये बच्चा उठा, उठ के इधर तो कूद रहा है, तो भैया वो इसकी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल फोर्स है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब कोई भी आकर के बाहर से धक्का नहीं दिया कि जा भाई उठ जा, है ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, राइट। ये बच्चा अपने से उठा, है ना, तो ये जो पूरा सिस्टम को देखा जाए तो पूरे सिस्टम की मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है भाई, किसी ने बाहर से आकर धक्का थोड़ी दिया, वो तो अपने से खुद से उठा और खुद ही उस सिस्टम में बैठा हुआ था, राइट। तो एफ एक्सटर्नल जीरो, एफ एक्सटर्नल जीरो मतलब क्या हो जाएगा भाई, सर एफ एक्सटर्नल मतलब जीरो मतलब सर डीपी बाई डी टी जीरो, भाई न्यूटन का सेकेंड लॉ, डीपी बाई डी टी जीरो मतलब सर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर बच्चों मोमेंटम कांस्टेंट है, अर्थात पहले जिस स्पीड से जा रहा होगा बाद में भी सेम स्पीड से जाएगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया, यानी बाद का भी स्पीड कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, मजा आ गया, समझ में आ गया, बढ़िया सवाल था। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6.4 देखिए क्या कह रहा है कि सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल कंटेंट बिटवीन द वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो बच्चों हमें ये सिद्ध करना है कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच जो ट्राइंगल बन रहा है उसका जो एरिया होगा, वो एरिया जो होगा वो होगा सर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ले लो। देखो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड लेना आपको, मैग्नीट्यूड का आधा होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई,
चलो प्रूव करते हैं, किया जाए प्रूव। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। चलो फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले आप लोग दो वेक्टर बना लीजिए। सर सबसे पहले मैंने एक वेक्टर बना लिया, ये पहला वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मैंने बना लिया ये बी वेक्टर। ठीक है, अब कह रहे हैं इनके बीच का जो ट्राइंगल है उसका एरिया, इसके बीच का जो ट्राइंगल है बच्चों उसका एरिया की बात कर रहा है। तो भैया इसके बीच का ये हो गया ए वेक्टर, भाई जितनी इसकी लंबाई होगी वो मैंने ए वेक्टर खींच दिया, बी वेक्टर की लंबाई के बराबर बी वेक्टर खींच दिया। अभी ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल कैसे बनाओगे, तो सर इसको मिला दीजिए, इस एंड को मिला दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इसको हमने मिला दिया, ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल। और मैंने मान लिया ए और बी के बीच का एंगल है भैया थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब अपने को निकालना बच्चों जो ट्राइंगल है, आप सभी को इस ट्राइंगल का मैं नाम दे देता हूँ कुछ, लेट मी नेम समथिंग। ये इसको बोल दीजिए ओ बोल दो, इसको बोल दो भैया क्या, इसको बोल दो पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, राइट। और अपने को क्या निकाले, इस ट्राइंगल के एरिया निकालना है। ट्राइंगल के एरिया क्या होता है बच्चों, ट्राइंगल के एरिया होता है हाफ हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए अपने हमें क्या किया है, हमने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया है, एक परपेंडिकुलर बच्चों हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया है, और इसको मैंने बोल दिया एन। क्या बोल दिया, एन बोल दिया। जरा बताइए यहाँ से मुझे आप बता सकते हैं क्या, जो ट्राइंगल का एरिया जो होगा बच्चों क्या होगा। सर दिस विल बी हाफ इंटू, सर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, ओपी, ओपी की लंबाई इंटू सर एन क्यू की लंबाई। बोलो भाई, ओपी की लंबाई इंटू एन क्यू की लंबाई, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ओपी हमको पता है बच्चों, ओपी इज व्हाट, ओपी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एन क्यू निकाल लेते हैं, एन क्यू क्या हो जाएगा, तो भैया साइन थीटा लगा लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा एन क्यू अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो गया भाई, ओ क्यू हो गया, ओ क्यू ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू। अब एन क्यू अपॉन में ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओपी ओ क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी बी, यानी एन क्यू को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या सर, इसको मैं लिख सकता हूँ बी साइन थीटा। हो गया बी साइन थीटा। अब हमने ये निकाल लिया, अब हम लोग एरिया लिख लेते हैं, है ना। अब हम लोग एरिया लिख लेते हैं। एरिया क्या है सर, एरिया हो जाएगा सर आधा, ओपी हो गया सर अपने क्या, ओपी हो गया सर ए, ये देखो मैग्नीट्यूड है, मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। और एन क्यू का हमने निकाल लिया बी साइन थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा, राइट। तो ये हो गया भाई अपना ए बी साइन थीटा बाय 2 हो गया, दिस इज आवर एरिया, राइट। और आप सभी को वेक्टर प्रोडक्ट से ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट क्या बोलता है, अगर ए क्रॉस बी है तो ये होता है सर ए बी साइन थीटा एन कैप, होता है क्या सर, बिल्कुल होता है। अगर मैं मॉड लगा दूं भाई, मॉड लगा दूं तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि एन कैप का मॉड हो जाएगा 1। तो सिमिलरली बच्चों अगर मैं इसको यहाँ पे अगर रिप्लेस करूं तो आप लोग देख सकते हैं क्या, जो ए वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी वेक्टर का आधा हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा बच्चों हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया क्या, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बढ़िया सवाल था, किसी कोई दिक्कत है ना। तो इस तरीके से बच्चों प्रूव कर सकते हैं। और इसको फार्मूला के रूप में आप सभी को याद भी कर लेना चाहिए कि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनने वाले जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का आधा होता है। क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है बच्चों दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, ठीक है। चलो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 6.5, देखिए क्या कह रहा है। सो दैट ए डॉट बी क्रॉस बी, याद रखिएगा ए बी सी जो है बच्चों वो बोल्ड लेटर में, इसका मतलब है वो वेक्टर लिखे हुए हैं, राइट। ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड टू द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाउंड ऑन द 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एक पैरेललोपिपेड बनाना है बच्चों, जो कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर से मिलकर के बने हुए हैं। चलो सबसे पहले हमने ले लिया बच्चों ओरिजिन, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया बच्चों हमारे पास ए वेक्टर, इसको मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, बी वेक्टर। और इसको ऐसे मिला दो पहले, सबसे पहले, और इसको मैंने बोल दिया भाई ये हो गया हमारे पास सी वेक्टर, राइट है। चलो अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, उसके बाद इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, और इसको आप ऐसे मिला दो। इसी प्रकार से इसको भी ऐसे खड़ा करके, और इसको भी ऐसे मिला दो, और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, ये बन गया भैया हमारा पैरेललोपिपेड। मैं इसका नाम फिर से लिख देता हूँ, ये इसको हटा दो थोड़ा देर के लिए, ठीक है। चलो मैं नाम दे देता हूँ इसका फिर से, इसको बोल दिया मैंने ए वेक्टर,
इसको बोल दिया मैंने ऊपर वाले को बी वेक्टर, इसको बोल दिया सी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को मिल करके हमारा ये पैरेललोपिपेड बन गया है। नाम दे देते हैं इसका, ये अगर ओ है इसको हो जाएगा ये ए हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी के नाम दे दे, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। चलो अब अपने को क्या करना है भाई, अपने को ये दिखाना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है बच्चों, इस पैरेललोपिपेड को वॉल्यूम के बराबर है। किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है। यानी कि बेसिकली अपने को ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या प्रूव करना है, ए बी सी के बराबर प्रूव कर देना है। किसके बराबर प्रूव करना है, ए बी सी के बराबर प्रूव कर देना है। क्योंकि पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है बताओ, ए इंटू बी इंटू सी। भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वही तो होता है ना एलबीएच। तो देखो इसका लेंथ कितना है भाई, ए है, इसका लेंथ कितना है, बी है, इसका लेंथ सी है, तो ए बी सी हो जाएगा। यही तो अपने प्रूव करना है, राइट। तो चलो कर लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलो अब सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एलएचएस, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बी क्रॉस सी की। बी क्रॉस सी कराओ जरा। बी वेक्टर बच्चों इधर है, सी वेक्टर इधर है। ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। बी क्रॉस सी करेंगे, बी क्रॉस सी करो, बी क्रॉस सी करो, क्या आएगा सर, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी करेंगे तो हो जाएगा सर बी मॉड ऑफ बी, यानी कि बी मॉड ऑफ सी, सी और बी और सी के बीच का एंगल साइन 90 डिग्री, बी और सी के बीच का एंगल साइन 90 डिग्री इनटू इनटू भैया इसका डायरेक्शन किधर होगा, बी क्रॉस सी करो, बी ऊपर सी नीचे, बी क्रॉस सी डायरेक्शन किधर आ रहा है, आई कैप में, किधर आ रहा है, आई कैप में। ठीक है, तो ये आ गया भैया कितना, बी सी आई कैप। कितना आ गया, बी सी आई कैप, यानी कि बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गया बी सी आई कैप। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे बात करते हैं उसका, फिर बोल रहा है ए के साथ डॉट ले लो। ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बेसिकली सर ए वेक्टर, ए वेक्टर को क्या लिखोगे, ए वेक्टर मतलब सर ए वेक्टर क्या है मेरा, ए इंटू आई कैप है, सिंपल सी बात। ए आई कैप डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी आई कैप। तो हो जाएगा देखो ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो होगा भाई ए बी सी, और आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। तो बेसिकली कितना आ गया ए बी सी, और जो कि क्या है, वॉल्यूम है सर, जो कि वॉल्यूम के बराबर है पैरेललोपिपेड के। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया बात, किसी कोई दिक्कत बच्चों, याद आ सभी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। चलो कह रहा है बच्चों, फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर विद कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड। पोजीशन वेक्टर दे दिया आर वेक्टर, कंपोनेंट एक्स वाई जेड, यानी एक्स आर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और मोमेंटम पी विद कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड, और जो मोमेंटम हो जाएगा पी वेक्टर, इसको आप लोग लिखेंगे पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप। ठीक है, कह रहा है कि सो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन द, सबसे पहले तो मेरे कंपोनेंट निकालना है। सबसे पहले एल वेक्टर कंपोनेंट निकाल लो भाई। कैसे निकालोगे, तो भैया मुझे पता है जो एल वेक्टर होता है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज सर, है ना, ये बड़ा कैपिटल एल से दिखाते हैं, वैसे हम लोग कैपिटल एल से दिखा देंगे इसको। जो एल होता है बच्चों क्या होता है सर, ये होता है अपना आर क्रॉस पी। क्या होता है, आर क्रॉस पी। तो सबसे पहले आर क्रॉस पी निकाल लो, उसके बाद अपन लोग काम करेंगे। ठीक है, चलो क्या करेंगे हम लोग, टेबल बना लेंगे सब पे, मतलब ये डिटर्मिनेंट बना लो, आई जे के, आर का क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और पी का हो जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो देखो क्या हो जाएगा, आई को सबसे पहले खोलेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप माइनस, इसको काटा, ये हो जाएगा बच्चों एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ये हो जाएगा अपना जे कैप, और प्लस अगला के कैप, तो क्या हो जाएगा बच्चों एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, ये हो गया अपने पास के कैप। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास कंपोनेंट्स को आप लोग लिख सकते हैं, क्या इससे लिख सकते हैं, एल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर, हो गई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, क्या हो जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल वाई बोलो भाई, एल वाई क्या हो जाएगा सर, वाई कंपोनेंट हो जाएगा कितना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल जेड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर
एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बच्चों पहला पार्ट, जिसमें क्या सब क्या पूछ रखा था, कंपोनेंट्स पूछ रखा था, राइट। चलो अब देखो क्या कह रहा है इसमें अगला प्रश्न। इसमें देखो नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि सर सो दैट द पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, अगर पार्टिकल केवल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड कंपोनेंट, राइट। तो बच्चों अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो क्या उसके पास कोई जेड कंपोनेंट होगा, यानी कि अगर इफ पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, अगर पार्टिकल बच्चों केवल एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा तो जेड में तो जा नहीं रहा है, तो जो जेड वाला कंपोनेंट हो जाएगा पोजीशन का वो जीरो हो जाएगा, और जेड में जा नहीं रहा है तो जेड में जो मोमेंटम है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, पीजेड भी जीरो हो जाएगा, समझ गया। तो चलो अब देख लो एल एक्स निकालो, एल एक्स कितना हो जाएगा, जेड और पीजेड जीरो रखो, जेड को जीरो रखा और पीजेड को जीरो रखा, तो एल एक्स कितना हो जाएगा, देखो पीजेड जीरो और जेड जीरो, यानी हो जाएगा ये भी जीरो। एल वाई की बात करो, एल वाई देखो देखो जेड जीरो पीजेड जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। और एल जेड की बात कीजिए तो एल जेड में देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, इसमें कोई भी जेड और पीजेड नहीं है तो ये सिंपली बच जाएगा, तो हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं अगर केवल अपना एक्स वाई प्लेन में मूव करता है तो अपने पास केवल जेड कंपोनेंट बचता है, एक्स और वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो होता है। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों वो क्या होता है कि जिस प्लेन में मोशन कर रहा है और जिस प्लेन में मोमेंटम है उस प्लेन के परपेंडिकुलर में होता है एंगुलर मोमेंटम, राइट। क्योंकि मैंने बताया जो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी मतलब आर क्रॉस पी की डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू आर एंड पी होगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे चला जाए, चलो चलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आने और स्क्रीन देखो क्या कह रहा है बच्चों, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m and स्पीड b travel in opposite direction along parallel lines separated by a distance d so that the angular momentum vector of the two particle system is same whatever be the point about which the angular momentum is taken, right। तो देखो बच्चों अपने पास क्या बोल रखा है, दो पार्टिकल है जो कि दो पैरेलल लाइंस पे चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलो अपन लोग सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस बना दिए। मान लिया कि पहला पार्टिकल है जो ये जो पहला पार्टिकल है ये इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो दूसरा पार्टिकल है भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों पैरेलल लाइंस पे चल रहे हैं। चलिए ठीक है यहाँ तक। चलो अब कह रहा है कि इसका अपने को ये प्रूव करना है, अपने को सर क्या प्रूव करना है कि जो पार्टिकल है ना इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है ना टू पार्टिकल का वो समान है, चाहे तुम किसी भी पॉइंट से ले लो। चलो तो मैंने इसको बच्चों मिला दिया, इस लाइन को मैंने मिला दिया, इसको मान लिया ये पार्टिकल है इधर जा रहा है, राइट। दूसरे कलर से दिखा देते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे ये हो जाएगा, मान लो ये पार्टिकल हो गया इधर जा रहा है और ये पार्टिकल जो है बच्चों किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। इसकी भी स्पीड भी है, इसकी भी स्पीड भी है, दोनों की मास m है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग तीन अलग अलग पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। इसको बोल दीजिए पॉइंट ए, इसको बोल दिया मैंने पॉइंट बी, और ये हो गया बच्चों सेंटर में पॉइंट सी। सेंटर नहीं है, कोई भी डिस्टेंस ले लिया मैंने, राइट। और इनके बीच का डिस्टेंस आप सभी को कितना दे रखा है, डी दे रखा है। तो भैया क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपका हर एक पॉइंट से जो एंगुलर मोमेंटम आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सेम। चलो निकाल लेते हैं। ए क्या अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, ठीक है। तो ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताया जाए तो क्या हो जाएगा सर, पहले जो होगा ए के अबाउट क्या होता है, पहले एंगुलर मोमेंटम फार्मूला ये होता है सर एम वी आर, एम वी आर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, एम वी इंटू बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी, और एक ही डायरेक्शन में होगा तो भैया एम वी किधर, वी और आर इधर है ना। तो आर क्रॉस बी करेंगे तो किधर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अपना किधर, आर क्रॉस बी कीजिए, आर क्रॉस बी करेंगे तो किधर हो जाएगा, आर क्रॉस बी करो तो किधर आ जाएगा, के कैप में आ जा रहा है, किधर आ जा रहा है, बाहर की ओर। चलो उसी प्रकार से बी के हिसाब से ले लो, बी के लिए पॉइंट बी के लिए ले लो। तो पॉइंट बी के लिए देखेंगे बच्चों, तो पॉइंट बी के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम लिखते हो तो इस पॉइंट के लिए तो जीरो हो जाएगा, बचेगा इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए हो जाएगा, इसका मास m है, स्पीड भी v है, और r डिस्टेंस ये भी है, राइट। ठीक है तो कितना हो जाएगा m v, और बीच का डिस्टेंस हो गया d। और ये भी देखो इसके लिए इस पॉइंट के लिए r किधर होगा, इधर होगा, और स्पीड इधर है, r क्रॉस b करो किधर, बाहर की ओर। ये भी किधर हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा भाई अपना बाहर की ओर। चलो ये भी यानी कि देखो एल से देखा हमने तो भी बराबर आ रहा है, बी से देखा तो भी एमबीडी आ रहा है, दोनों के कैप में आ रहा है। चलो तीसरा पॉइंट हम लोग दे देते लिख लेते हैं सी से।
सी के लिए देख लो। तो बच्चों जो सी है मैंने मान लिया कि जो इससे वाई डिस्टेंस पे, तो इससे कितना होगा सर, इससे हो जाएगा डी माइनस वाई के डिस्टेंस पे, कितना हो जाएगा डी माइनस वाई के डिस्टेंस पे हो जाएगा। चलो एल सी लिख ले। तो सी के लिए देखा जाए तो इसका कितना हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा एम वी, अब बीच का डिस्टेंस कितना वाई, किधर सर क्लॉकवाइज यानी कि के कैप में, के कैप में ही। और इसका आगे देखो, इसका देखो, इसका इसके हिसाब से देखिए जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा एम वी, और इसका डिस्टेंस होगा डी माइनस वाई, और ये किधर है सर आर क्रॉस बी, ये भी किधर है के कैप में, यानी दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा एम वी, ये हो जाएगा बच्चों डी माइनस वाई, राइट। तो एम बी वाई से एम बी वाई कैंसिल, तो ये भी आ गया भाई अपना एम वी डी, और ये भी किधर आ रहा है के कैप, राइट। तो आपने देखा बच्चों कि आप लोग कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप लोग कोई भी पॉइंट ले लीजिए, चाहे पॉइंट ए लीजिए पॉइंट बी लीजिए, चाहे उन दोनों के बीच में कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, हमने वाई डिस्टेंस पे लिया था, वाई कुछ भी हो सकता है। तो हर एक पॉइंट से जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, हर एक पॉइंट से जो एंगुलर मोमेंटम है भाई वो क्या है, जो एल ए वेक्टर है वो बराबर है एल बी वेक्टर के, जो कि बराबर है एल सी वेक्टर के, यानी तीनों के तीनों बच्चों क्या है आपस में बराबर हैं। समझ गए? किसी को दिक्कत, कोई डाउट? चला जाए आगे, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, एक फिगर बना रखा है, कह रहा है कि अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट डब्ल्यू is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in figure 6.33. The angles made by the strings with the vertical are 36.9 degree and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long. ये जो बार है ये 2 मीटर लंबा है। Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from its left end. लेफ्ट एंड से इसका बताना है आपको कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है। तो बच्चों हमने देखो फिगर में आप सभी को दिखा भी रखा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये इस पॉइंट पे जो कि लेफ्ट हैंड से डी डिस्टेंस पे, यानी कि अपने को बेसिकली डी निकालना है और अपना काम हो जाएगा। चलो तो बच्चों देखो चुपचाप, ये अगर ये बार जो है लटका हुआ है ना, तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा जीरो होगा, इस पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वो भी जीरो होगा। बस सिंपल सी बात है, वही करना है आप सभी को। चलिए देख लीजिए, इस पे सबसे पहले आप इसका क्या बनाएंगे, एफ बी डी बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखो ये दो रस्सी लटके हुए, रस्सी में इसमें मान लिया मैंने टेंशन T1 है, इसमें टेंशन है T2, ठीक। इसको मैंने कर दिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर पे खींच दिया, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमने खींच दिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया है। चलिए अब अपने को बताना है सारे के सारे, मतलब सारे के सारे एफबीडी बना लीजिए। देखो वेट डब्ल्यू इसके नीचे लटक ही रहा है, अगर ये टेंशन टी है तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर ये 30 ये अगर इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 36.9 को मैंने θ1 बोल देता हूँ, θ1 बोल देता हूँ, और इसको मैंने बोल दिया θ2, ठीक है। तो अगर ये θ1 है बच्चों तो ये भी θ1 होगा, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा बच्चा ये T1 cos θ1, और इधर क्या हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों T1 sin θ1, ठीक है। चलो उसी प्रकार से इसका T2 का इधर वाला कंपोनेंट ये भी θ2 होगा, तो ये हो जाएगा सर T2 cos θ2, और इधर हो जाएगा भाई अपने पास T2 sin θ2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई, ठीक है, समझ गए। चले अब ध्यान से देखो, ये अगर इक्विलिब्रियम में है इस पे लगने वाले नेट फोर्स जीरो, मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अर्थात देखो ध्यान से, ऊपर की ओर के फोर्स को जीरो करना है और हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल फोर्स को जीरो कर दो और हॉरिजॉन्टल फोर्स के समेशन को जीरो कर दो, यानी कि समेशन आप हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा जीरो। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा है सर, ये है और ये है, ठीक है। चलो T1 sin θ1 को बराबर कर दीजिए आप T2 sin θ2 के, T1 sin θ1 को बराबर कर दिया बच्चों हमने कितना T2 sin θ2 के, T1 इंटू साइन θ1, भाई साइन θ1 कितना साइन 36.9 डिग्री इज इक्वल टू T2 इंटू साइन θ2, साइन θ2 की वैल्यू होता है बच्चों, साइन θ2 कितना है 53.1 डिग्री, कितना है 53.1 डिग्री है। किसी कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों याद रखना T1 ये साइन 36.9 डिग्री है, लगभग लगभग ये होता है साइन 37, इसकी वैल्यू होती है 3/5, ठीक। और ये होता है T2, ये है बच्चों अपने पास साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5, रख दिया, तो काट दीजिए, तो हो जाएगा बच्चों T1
बाई T2 इज इक्वल टू आपने देखा कितना आ गया 4/3 आ गया। इसको बोल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमारा T1 T2 में रिलेशनशिप निकल गया है। अब अगला बात है भैया, अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए अगला है, आप सभी लोग ये कर सकते हैं कि वर्टिकल फोर्स में फोर्स को जीरो कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स को जीरो कर दीजिए। T1 cos थीटा 1 प्लस T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू W हो जाएगा। लेकिन क्या आपने को W दे रखा है, W की वैल्यू नहीं दे रखी ना, नहीं दे रखी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्या हो सकता है बच्चों, दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा वी कैन फील दिक्कत इन कैलकुलेशन, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्क बैलेंस, राइट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा, तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, जीरो। तो बच्चों हम लोग क्या देते हैं, टॉर्क को जीरो इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जहां से ये वेट लटक रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग टॉर्क को जीरो करें, है ना, समेशन ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास से टॉर्क जीरो कीजिए बच्चों। तो देखिए सेंटर ऑफ मास से अगर हमारे पास देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, तो देखो बच्चों ये फोर्स लग रहा है T1 इसी डायरेक्शन में लग रहा है, T2 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स जो है बच्चों इसी एक्सिस से गुजर रहा है, यानी T1 साइन थीटा और T2 साइन थीटा का कोई भी टॉर्क नहीं निकलेगा। किसका टॉर्क निकलेगा बच्चों, तो T1 cos थीटा 1 और T2 cos थीटा 2 का टॉर्क निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D और 2 - D पे स्थित है। तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा भाई, अपना हो जाएगा बच्चों जो T1 cos थीटा 1 है वो सर D1 डिस्टेंस D डिस्टेंस पे है, और जो T2 cos थीटा 2 है सर वो डिस्टेंस है उसका 2 - D। ठीक है भाई, चलो अब रख दो T1 cos थीटा 1 cos 36.9 डिग्री, इसका वैल्यू होता है बच्चों कितना, इसका वैल्यू होता है बच्चों 4/5 इंटू D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इंटू cos थीटा 2, cos थीटा 2 मतलब cos 53 डिग्री, इसका मतलब ये होता है बच्चों 3/5 इंटू 2 - D भी हो जाएगा। चलो अब यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा बच्चों T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 2 - D अपॉन में 4D लिख सकते हैं क्या, ठीक है सर। और T1 बाई T2 की वैल्यू हमने जस्ट निकाला बच्चों, कितना निकाला 4/3 निकाला, कितना निकाल लिया 4/3 निकाल लिया। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा बच्चों ये 9 इंटू 2 - D दिस शुड बी इक्वल टू 16D। तो हो जाएगा बच्चों 18 - 2D दिस शुड बी इक्वल टू 16D। तो हो जाएगा बच्चों 16 और 2 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 2 18 हो जाएगा, और D की वैल्यू आ जाएगी 1। कुछ मिस्टेक हो रहा है राइट, अच्छा ये 9D हो जाएगा राइट, 9D हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 9 2 18 - 9D इक्वल टू 16D। तो हो जाएगा बच्चों, इसको इधर ले जाइए, तो हो जाएगा बच्चों कितना, तो हो जाएगा 16 और 9 25D, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 25D विल बी इक्वल टू 18। तो D की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 18/25, जिसकी वैल्यू हो जाएगा आप सभी लोग 0.745 मीटर। समझ में आ गया। तो सो दिस विल बी द डिस्टेंस बच्चों जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है, अर्थात जहां पे इसका वेट हम लोग मान सकते हैं कि कंसंट्रेटेड है। समझ में आ गया है ना। तो इस बच्चे इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं, कैसे हम लोग टॉर्क बैलेंस करते हैं। क्या सभी को बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। चलो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि एक कार है जिसका वेट है बच्चों 1800 ग्राम। The distance between its front and back axle is 1.8 meter. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. ये कह रहा है। देखो बच्चों अगर एक गाड़ी की बात करते हैं, एक कार की बात करते हैं, उसमें 4 चक्के होते हैं। अगर उसको टॉप से देखेंगे तो आप सभी को दिखेगा कुछ इस तरीके से कि ये हो गया अपने पास कौन सा, ये हो गया बच्चों अपने पास बैक एक्सल, और ये हो जाएगा अपने पास फ्रंट एक्सल। और ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये क्या है भाई, ये बॉक्स जो है ये उसके चक्के हैं, क्या व्हील्स है ना, क्या हो जाएंगे व्हील्स, क्योंकि टॉप से देखोगे तो ये आपको गोला नहीं दिखेगा, ये आपको रेक्टेंगुलर ही दिखेगा, ठीक है। चलो और क्या रहा है कि बच्चों ये देखो फ्रंट एक्सल हो गया, बैक एक्सल हो गया, और फ्रंट एक्सल पे जमीन से फोर्स कितना लग रहा होगा, मान लिया कि इस पे जमीन पे फोर्स लग रहा है बच्चों, इस पे जमीन जो है ऊपर नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है F1, और इस पे भी लगेगा F1 क्योंकि दोनों चक्कों पे बराबर फोर्स लगेगा। और इस पे बैक वाले पे लगा रहा है बच्चों फोर्स F2, और इस पे भी लग रहा है फोर्स F2, ठीक है। और क्या रखा है इन दोनों एक्सियल के बीच के डिस्टेंस कितना है भाई 1.8 मीटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1.05 मीटर पे है, कहाँ पे 1.05 मीटर, यानी कि यहाँ पे है बच्चों इसका वेट लग रहा है नीचे की ओर, राइट, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया बच्चों कितना 1.05 मीटर फ्रंट एक्सल से। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1.8 में से 1.05 घटा देंगे तो लगभग लगभग आ जाएगा 0.75 मीटर। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस कितना है भाई, ये पूरा डिस्टेंस अपने पास 1.8 मीटर, क्लियर है।
अब आपको क्या कह रहा है भैया, इन दोनों पर मतलब इन जितने भी चक्के हैं इन सारे चक्कों पर है ना कितना फोर्स लग रहा है जमीन से, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, राइट। तो बच्चों क्या है, इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो क्या पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं। चलो लगा दीजिए। तो बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं इसको पॉइंट ए, इसको बोल देते हैं पॉइंट बी। तो समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ए कर दो जीरो। अबाउट ए अगर टॉर्क जीरो करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर देखते हैं आप सभी लोग, तो जो फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो डब्ल्यू कितना लग रहा है सर, डब्ल्यू लग रहा है हमारा सर, डब्ल्यू लग रहा है भाई हमारे कितने डिस्टेंस पे, बताइए जरा सर। डब्ल्यू लग रहा है हमारा, इसके हिसाब से देखा जाए तो 0.75 के डिस्टेंस पे लग रहा है। इज इक्वल टू जो F1 फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1.05, कितना हो जाएगा बोलो भाई, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी 1.05 और ये पॉइंट यानी टोटल डिस्टेंस 1.8 हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा जो F1 लग रहा है सर वो हो जाएगा अपने पास 1.8 मीटर डिस्टेंस पर, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है आप सभी को, राइट। जैसे ये हो गया, अब इससे परपेंडिकुलर, अब इस लाइन पे कहीं भी फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, आपको देखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो भैया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.8 मीटर, राइट। तो हो जाएगा 1.8 मीटर। तो जो F1 फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा सर, ये W 1800 kg है, इंटू 0.75 का हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 3/4 और डिवाइड बाई 1.8 भी कर दीजिए। क्लियर है, डिवाइड कर दो तो हो जाएगा बच्चों कितना भाई, ये है अपने पास 18, ये है 1.8 यानी हो जाएगा 1000, 1000/3/4 मतलब हो जाएगा बच्चों कितना 1 पॉइंट, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों अपने पास, ये हो जाएगा 10,000, सॉरी 1000, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 में 3/4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपने पास, सही है नहीं है वेट, अच्छा सॉरी, ये वेट 1800 केजी में दे रखा है, किसमें दे रखा है केजी में दे रखा है। तो इसको हम लोग वेट निकालना है, यानी कि इसमें हम लोग जी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसे मल्टीप्लाई करना है जी से। तो जी का वैल्यू ले लीजिए 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास कितना, ये हो जाएगा 10,000/3/4 यानी कि हो जाएगा भाई अपने पास 7,000, कितना हो जाएगा 10,000, ये हो गया 10,000, इस 3/4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये काट दो, ये हो जाएगा 25 चौके 100 250 यानी 25 या 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 25 या 75 यानी हो जाएगा बच्चों अपने पास 7500 न्यूटन, कितना हो जाएगा 7500 न्यूटन। अगर आप जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो उसका आंसर अलग आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। चलो तो इस तरीके से आपने F1 की वैल्यू निकाल लिया। सिमिलरली आप लोग F2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे F2 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, और टार्क को आप जीरो कर दीजिए बी की रिस्पेक्ट में, बी की रिस्पेक्ट में टॉर्क जीरो कीजिए, तो समेशन ऑफ टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू बी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो कितना हो जाएगा जरा बताइए। तो बी के रिस्पेक्ट में भैया वेट कितना लग रहा है, वेट हमारा 1.05 पे लग रहा है, वेट लग रहा है हमारा 1.05 पे, और जो फोर्स F2 है वो कितना लग रहा है 1.8 पे, F2 जो लग रहा है ये सर 1.8 पे लग रहा है, राइट। फोर्स वेट कितना हो जाएगा 1800 इंटू जी 10 इंटू 1.05 इज इक्वल टू हो जाएगा F2 इंटू भाई 1.8, ठीक है। इससे इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1000 बार में चला जाएगा, और ये 1000 इंटू 10 हो जाएगा 10,000, तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा भाई हमारे पास 10,500 10,500 न्यूटन, कितना हो जाएगा 10,500 न्यूटन, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं सॉल्व। तो ये हो गया बच्चों फोर्स, याद रखिएगा ये फोर्स जो आ रहा है हमारा ये एक्सल पे आया, याद रखना ये फोर्स कहाँ पे आया एक्सल पे आया। तो ईच व्हील पे फोर्स जो होगा, ईच व्हील पे जो फोर्स होगा, अगर हम लोग बात करते हैं ये कौन सा आ गया F1, तो अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों ये ना, ये जो फोर्स है ये किस पे आ गया, ये जो हमारा फोर्स आया एक्सल पे आया है, तो हम लोग को ईच ईच व्हील पे निकालना है फोर्स, तो फोर्स ऑन ईच व्हील कितना हो जाएगा इसका आधा आधा, राइट। तो फोर्स ऑन फ्रंट ईच व्हील है ना, आगे के दोनों ईच व्हील पे कितना फोर्स हो जाएगा बच्चों, तो 750/2 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसी प्रकार से फोर्स ऑन ईच बैक व्हील, बैक व्हील, ठीक है, ये एक्सल पे फोर्स आया, ठीक है, तो बैक व्हील पे कितना फोर्स हो जाएगा, बैक व्हील पे फोर्स हो जाएगा भाई इसका आधा, F2/2 10,500 का आधा कर देना, जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न देखो आप सभी के स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू अ हॉलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर। एक हॉलो सिलेंडर है और दूसरा क्या है बच्चों अपने पास सॉलिड स्फीयर है, बोथ हैविंग द सेम मास एंड सेम रेडियस। भाई सब दोनों का मास बराबर है, रेडियस भी बराबर है। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ रोटेट सिमेट्री
एंड स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच ऑफ द टू विल एक्वायर अ ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर अ गिवन टाइम। क्लियर। देखो कह रहा है बच्चों दोनों पे टॉर्क बराबर, टॉर्क वन इज इक्वल टू टॉर्क टू। ठीक, टॉर्क वन यानी कि हो जाएगा आई वन अल्फा वन इज इक्वल टू आई टू अल्फा टू। आपको कह रहा है कि दोनों का मास और रेडियस बराबर है, तो इसका आई वन कितना हो जाएगा अगर हम लोग बात करते हैं हॉलो सिलेंडर का, तो हॉलो सिलेंडर का उसके एक्सिस से कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर, होता है एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा वन इज इक्वल टू आई टू, भैया सॉलिड स्फीयर है, ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा टू। बोलो ठीक है, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा टू आ गया भाई कितना 5/2 इंटू अल्फा वन। आप लोग देख सकते हैं जो अल्फा टू है यानी कि जो स्फीयर का जो अल्फा है, स्फीयर का जो रोटेशनल एक्सेलरेशन है ना, एंगुलर जो एक्सेलरेशन है इसका वो 5/2 गुना यानी 2.5 गुना है अल्फा वन से। तो भैया कौन एक्वायर करेगा ज्यादा एंगुलर स्पीड, जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो कौन, स्फीयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, इसका आंसर हो जाएगा क्या, स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल ना। चला जाए नेक्स्ट सवाल पे। चलो भाई नेक्स्ट सवाल ऑन योर स्क्रीन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। A solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with angular speed 100 रेडियन पर सेकेंड। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास दे दिया अपने को 20 kg और इसका ओमेगा दे दिया बच्चों 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फटाफट करेंगे सभी लोग। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर का रेडियस भी दे दिया 0.25 मीटर। चलो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ सिलेंडर। भाई साहब बहुत ही आसान सवाल, डायरेक्ट फार्मूला पे सवाल पूछ दिया, कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब आई कितना होता है भाई, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो नहीं है, हॉलो सिलेंडर के लिए एम आर स्क्वायर, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए होता है आधा एम आर स्क्वायर, राइट। रख दो आधा इंटू आई हो जाएगा आधा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, सारा वैल्यू रख दिया जाए। चलो रख दो आधा इंटू मास है 20 kg, रेडियस है भैया 0.25 मतलब 1/4, 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 लिखा जा सकता है। और ओमेगा है 100 यानी कि 100 इंटू 100, दो बार 100 कर दिया। ठीक है, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20 चला जाएगा भाई, चला जाएगा। 4 से काटो, 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 25 चौके 100, फिर से 25 चौके 100 यानी 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 5 बोलिए 3125 जूल, 3125 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इतना आ जाएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू आई ओमेगा, J इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई हो गया हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, आधा मास है अपने पास 20, रेडियस हो गया 1/4 यानी 1/16 इंटू 100, 10 बार में चला जाएगा। और इसको काट देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 1000/16, 1000/16 मतलब होता है 62.5 और आंसर आ जाएगा इसका जूल सेकेंड। क्या आंसर आ जाएगा, जूल सेकेंड। अरे मजा आया कि नहीं आया, आइए क्या कर सकते हैं सवालों को। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत बच्चों, चला जाए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। बच्चा देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक बच्चा है जो कि क्या है बच्चों, स्टैंड एट अ सेंटर ऑफ टर्न टेबल विथ इट्स 2 आर्म्स आउट स्ट्रेच, है ना, दोनों हाथों को ऐसे फैला करके ऐसे क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है। द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड्स बैक एंड देयरबाय रिड्यूसेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 2/5 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एज्यूम दैट द टर्न टेबल रोटेट्स विदाउट फ्रिक्शन। तो कह रहा है कि पहले एक बच्चा खड़ा होकर के टर्न टेबल पे ऐसे ऐसे घूम रहा था अपने हाथों को फैला करके, उस समय ओमेगा था 40 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। लेकिन उसने क्या किया बच्चों, अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर लिया, हाथों को फोल्ड कर लिया तो क्या हो जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा है 2/5 गुना हो गया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा तो उसका ओमेगा कितना हो जाएगा बताइए, है ना। तो बच्चों आप सभी को लोग देख सकते हैं कि बच्चा ऐसे था, ऐसे हो गया। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या, नहीं लगा, है ना। बच्चे ने खुद की इंटरनल एनर्जी का प्रयोग करके हाथ को स्ट्रेच किया था, उसको मोड़ लिया, राइट। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि टॉर्क जो था, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब क्या बोलोगे, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 था, ओमेगा 1 40 रिवोल्यूशन पर मिनट था,
I2 कितना 2/5 गुना हो गया, और ओमेगा 2 आपसे पूछा है, तो भैया ओमेगा 2 आ जाएगा 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अरे आ गया कि नहीं आएगा, 100 रिवोल्यूशन पर मिनट, सॉरी कितना आ जाएगा 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, सो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो कह रहा है कि भैया जो बच्चा है उसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी जो दूसरा काइनेटिक एनर्जी यानी मोड़ने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है ना, रोटेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है पहले काइनेटिक एनर्जी। तो भाई साफ साफ दिख रहा है ना, देखिए जरा आप क्या कर लीजिए, फाइनल अपॉन में इनिशियल कर लीजिए, और रोटेशन है कौन सा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है भैया, क्या हो जाएगा हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। बोलो कर सकते हैं, चलिए आधा साधा काट दो। I2 मतलब बाद का कितना हो गया 2/5 गुना हो गया I1 का, और बाद का ओमेगा 2 भैया कितना हो गया 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 डिवाइड बाई I1, और ओमेगा 1 शुरू का कितना था 40 इंटू 40। तो आप लोग देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है, ये 2.5 बार में चला जाएगा, ये भी 2.5 बार में चला जाएगा, और 2/5 से 2.5 कैंसिल, यानी कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ गया बच्चों 2.5 टाइम्स आ गया शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी का 2.5 गुना हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझ गए हम लोग कि सर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ा, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी मतलब कैसे बढ़ा, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों जो बच्चा था वो उस बच्चे ने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज किया, उस इंटरनल एनर्जी को यूज कर दिया किसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको बता सकते हैं भाई। ठीक है, चला जाए अगले प्रश्न की ओर, चले क्वेश्चन नंबर 6.3 बच्चा 6.13 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक रस्सी है नेग्लिजिबल मास का जो कि एक सिलेंडर पे बच्चों लपेटा हुआ है। ठीक, सिलेंडर का मास है 3 kg और उसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर if the rope is pulled with the force of 30 न्यूटन and what is the linear acceleration of the rope। और समझ लीजिए कि कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा। तो बच्चों अपने पास क्या है, अपने पास एक है सिलेंडर, क्या है भाई अपने पास एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर के ऊपर आपने एक रस्सी लपेट दिया, बिल्कुल है ना, सिलेंडर के ऊपर रस्सी है और रस्सी को आपने यहाँ पे ऐसे जोर से खींच दिया, जोर से आपने खींचा कितना 30 न्यूटन के फोर्स लगा करके। इसका आपको रेडियस दे दिया है कितना, रेडियस दे दिया रेडियस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और सिलेंडर का मास भी दे दिया अपने को कितना 3 kg, राइट है। तो आपसे भी कह रहा है व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रूप, है ना, और उसके साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। भाई ऐसे घूमेंगे ऐसे खींच देंगे तो आपको लगता नहीं कि वो सिलेंडर घूमने लगेगा, सर ऑब्वियस सी बात है घूमने लगेगा। तो सर कितना मतलब कितना उसका एंगुलर एक्सेलरेशन वो निकालना है यानी अल्फा निकालना है। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। और टाउ इज इक्वल टू एक्स, आप सभी को यह भी पता है टाउ इज इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो भाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो आई आप सभी को पता है कौन सा ये है, हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का क्या होता है बच्चों आई, हॉलो सिलेंडर का आई क्या होता है सर, हॉलो सिलेंडर का आई होता है एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा आपसे पूछा इज इक्वल टू फोर्स आपने लगा दिया 30 न्यूटन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई उसके सरफेस से खींच रहे हो ना, है ना, तो खींचोगे तो सेंटर से अगर हम लोग देखो तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, रेडियस के डिस्टेंस पे, रेडियस कितना है इसका 40 सेंटीमीटर यानी 40/100। मास कितना है 3 है, रेडियस दे दिया आपने को 40, रेडियस कितना दे दिया 40 सेंटीमीटर यानी 40/100 इंटू 40/100 और इंटू अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 12, है ना, सीधे 12 लिख दो कि 100 से 100 कैंसिल, राइट। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई बताइए जरा, अल्फा इज इक्वल टू सर, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा सर ये 12, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा भाई कितना, ये हो जाएगा सर 100 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, 12 से 12 कैंसिल यानी कितना आ गया, कितना आ जाएगा जल्दी बोलिए। तो आ जाएगा सर ये 25 चौके 100 यानी 25 रेडियन पर सेकेंड। अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, 25 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलो उसके बाद क्या रहा, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप, रस्सी का लीनियर एक्सेलरेशन। सर लीनियर एक्सेलरेशन ए जो होता है सर अल्फा इंटू आर होता है, बोलो भाई पता है कि नहीं पता है। चलिए अल्फा कितना है 25 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस है 40 सेंटीमीटर यानी कि 40/100, 25 चौके 100, 4 दाम 40 है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया सर, आ गया सर, कोई दिक्कत बच्चा लोग, सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए।
सर बिल्कुल आगे चलिए, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करते जा रहे हैं भाई साहब। इसी तरीके से अपने को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, और अगर यही कॉन्फिडेंस अगर अपने पास रहा तो भाई साहब हम लोग जेई नीट फोड़ देंगे ना। चलिए चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड। भाई जब जो डेटा दे दिया लिख दो, पूरा कहानी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती वैसे तो, लेकिन पढ़ लेते हैं। एक इंजन है, उसको नीड टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन। टॉर्क 180 न्यूटन को उसको प्रोवाइड कराना पड़ता है न्यूटन मीटर का। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन। रिक्वायर्ड पावर कितना है ये नोट करने के लिए दिया है कि भैया यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इंप्लाइज जीरो टॉर्क एंड इन प्रैक्टिस अप्लाइड टॉर्क इज नीडेड टू काउंटर फ्रिक्शन टॉर्क एज्यूम दैट इंजन इज 100% एफिशिएंट। मतलब क्या कह रहा है कि भैया एक रोटर है जो कि घूम रहा है, उसको 200 रेडियन पर सेकेंड से लगातार घूमने के लिए, कॉन्टिन्यूस घूमने के लिए उस इंजन को 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाना पड़ता है। तो उसके जरा बताइए कि इंजन कितना पावर सप्लाई कर रहा है पर सेकेंड, राइट? वही आपसे निकालना है। तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इंटू ओमेगा। बस खत्म कहानी यार, खत्म कहानी। टाउ हो गया 180 इंटू ओमेगा हो गया 200 रेडियन पर सेकेंड, बात खत्म। 18 36 हजार आ जाएगा, यानी 36 किलोवाट। अरे आया कि नहीं आया? कर सकते हैं सभी लोग, हो जाएगा। चलो बस कुछ नहीं था, ये 36 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चला जाए। चलिए ये भी बढ़िया सवाल है, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास पे बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ये कह रहा है, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर a circular hole of radius r by 2 is cut out. The center of the hole is r by 2 from the center of the original disk. ठीक है, लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है बच्चों, अपने पास एक डिस्क था, कुछ गोला इस टाइप से दिखता है ना, और कह रहा है कि इसमें से हमने एक गोला काट के निकाल दिया जिसका रेडियस r बाई 2 है। r बाई 2 रेडियस का गोला काट के निकाल दिया, और इसका सेंटर भी है r बाई 2 पे, यानी कि आपने कुछ इस टाइप से काट के निकाला होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आपने इसको काट के निकाला होगा। तो बच्चों इसको काट के निकाल दिया, बचा हुआ जो एलिमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास पूछा है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो पूछ दिया भाई। कर सकते हैं? चलिए बिल्कुल कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल को कैसे कैसे किया जाता है चलो मैं बता देता हूँ सभी लोग। तो बच्चों क्या करना रहता है इसमें, आप लोग इसको दो अलग अलग बॉडी मानिए, दो अलग अलग बॉडी मानिए, और उसका जिस तरीके सेंटर ऑफ मास निकालते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 बाई डिवाइड बाई m1 प्लस m2 सेम करना है। बस यहाँ पे ये अंतर रहेगा कि आपने इसको काट कर निकाल दिया तो जो आप इसका मास लेंगे वो निगेटिव में लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है क्या? चलो भैया बड़े वाले के रेडियस है, इसका सेंटर है ये, है ना, इसका सेंटर है ये, और इसका सेंटर हो गया r बाई 2 पर, है ना, ये हो गया r बाई 2। बड़े वाले का एक बात बताइए, बड़े वाले का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। बोलो भाई कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगर मैं बड़े वाले का मास बच्चों मान लेता हूँ m है, बड़े वाले का अगर मैं मास मान लेता हूँ m है, पाई आर स्क्वायर में मास m है बच्चों लोग, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 उसके 1/4 एरिया में कितना मास होगा सर, 1/4 एरिया में मास m बाई 4 होगा। बस खत्म कहानी यार। ठीक है, अब निकाल लो यार सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, x सेंटर ऑफ मास, क्योंकि देखो y में तो कोई नहीं जाएगा, x में सेंटर ऑफ मास रहेगा, राइट। तो y मतलब हमने ऊपर से तो कुछ निकाला नहीं है। चलो तो क्या हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा सर फार्मूला लगा दीजिए m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली अपने को ये ध्यान रखना है कि जो m बाई 4 है, यानी जो कैविटी है उसको हमने निगेटिव लेना है। क्या लेना है उसको, निगेटिव लेना है। चलिए इसको लेके निगेटिव रख दो भाई। m1 कितना सर, m1 इसको बोल दो ओरिजिन। m1 कितना है, m1 है सर m इंटू 0 पे है, और m2 इज सर m बाई 4 यानी माइनस m बाई 4 इंटू x2, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा सर, r बाई 2 डिस्टेंस पे, डिवाइड बाई m माइनस m बाई 4। अरे मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो ये तो हो गया 0। ये हो गया बच्चों, देखो ये हो जाएगा m माइनस m बाई 4, बेसिकली हो जाएगा ये 3m बाई 4, m बाई 4 से m बाई 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा r बाय कितना हो जाएगा, बोलो r बाई हो जाएगा कितना, r बाई हो जाएगा सर 6, कितना हो जाएगा r बाई 6, यानी कि एक सेंटर ऑफ मास आएगा माइनस r बाई 6, राइट। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इससे लेफ्ट में, क्योंकि निगेटिव है, लेफ्ट में r बाई 6 पे होगा, यानी कि यहाँ पे होगा अपना नेट सेंटर ऑफ मास जो कि r बाई 6 डिस्टेंस पे होगा। और बात सही है यार, अगर तुमने इधर से काट करके निकाला है तो इधर पूरा मास तो खाली हो जाएगा ना, तो मास ज्यादा किधर है, उधर है, तो उधर मास जो पूरा सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो माइनस r बाई 6 पे शिफ्ट हो जाएगा। अरे मजा आया, हो जाएगा। चलो चला जाए अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या कह रहा है, 1 मीटर
स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। ठीक है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर का एक स्टिक है जिसको हमने चाकू के एज पे बैलेंस कर दिया। अब क्या कह रहा, व्हेन 2 कॉइंस ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट ऑन टॉप ऑफ अदर, एक के ऊपर एक, यानी कि 10 ग्राम के सिक्कों को आपने रख दिया कहाँ पे, 12 सेंटीमीटर के मार्क पे। द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस एज 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मीटर स्टिक, राइट। देखो बच्चों, हमारे पास एक मीटर स्टिक है, ठीक। अभी शुरुआत में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है भाई, इसका सेंटर ऑफ मास शुरुआत में है, अभी यहाँ पे इसका वेट लटक रहा है mg, राइट। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने चाकू से इसको बैलेंस कर दिया, चाकू पे रख करके, राइट। अब आपने क्या किया कि 12 सेंटीमीटर मार्क पे, यानी कि 12 सेंटीमीटर इधर होगा कहीं ना कहीं। अब आपने 12 सेंटीमीटर के मार्क पे बच्चों आपने रख दिया 2 सिक्के, जिसका वेट है बच्चों 5 5 10 ग्राम। 10 ग्राम का वेट नीचे लग रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 10 10g नीचे लग रहा है, राइट। चलो, अब ये कितना बच्चों, ये 12 सेंटीमीटर है। और आपको जब ये देखा गया कि बाद जब हमने इसको लटका दिया तो हमने देखा कि ये जो बैलेंस हो रहा है ये सर 45 सेंटीमीटर बैलेंस हो गया, राइट। यानी अब ये बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया सर, ये डिस्टेंस हो गया अपने पास 45 सेंटीमीटर, राइट। भैया बैलेंस है, ये बैलेंस है इस पे, यानी कि घूम नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है मतलब टॉर्क जीरो, घूम नहीं रहा मतलब टॉर्क जीरो। तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग इसको बोल दीजिए सी डैश, सी डैश के करस्पॉन्डिंग टॉर्क क्या कर दीजिए जीरो। समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट सी डैश क्या हो जाएगा जीरो। अब देख लो कौन कौन सा फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। तो देखो यार, 10g का जो फोर्स लग रहा है सर वो कहाँ लग रहा है सर, इधर लग रहा है। और mg का फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड, राइट साइड में लग रहा है। 10g मतलब 10 ग्राम है, उसको चेंज करना पड़ेगा किसको, अपने को केजी में ग्राम चेंज करना पड़ेगा। और डिस्टेंस का कितना हो जाएगा सर, ये 12 है और ये पूरा 45 है, तो बचा कितना 33 बचा सेंटीमीटर में, राइट। चलो, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 1000, तब जाकर केजी में बदलेगा, या फिर 10g में रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रहने दो, छोड़ दो, जो भी आंसर आ जाएगा वो ग्राम में निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10g कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 33 सेंटीमीटर पे, इज इक्वल टू सर इसका टॉर्क यानी mg कितने पे लग रहा है सर, mg लग रहा है सर ये है जाएगा, ये था अभी शुरुआत में कितना, ये देखो अभी शुरुआत में बीच में बैलेंस होगा 50 सेंटीमीटर पे, लेकिन अब बैलेंस हो गया 45 सेंटीमीटर पे, यानी ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा भाई कितना 5, तो mg इंटू 5, राइट है। जी से जी कट गया। क्या पूछा भाई अपने को, कुछ पूछा है क्या, एम पूछा है ना, एम पूछा हो तो ये हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 33 डिवाइड बाई 5, तो हो जाएगा 5 से 2 बार में, तो हो जाएगा एम इज इक्वल टू 66 ग्राम। यानी कि जो मीटर स्टिक है, जो मीटर स्टिक है उसका वेट कितना है 66 ग्राम के बराबर है। अरे आया मजा, आ गया मजा, क्या कर सकते हैं सभी लोग, किसी को डाउट बच्चे लोग, चल यार। तो ये होगा बच्चों अपना पास 16 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर ऑन योर एक्सरसाइज। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रोटेशन चैप्टर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है भाई, ऑक्सीजन का क्या है मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज अ मास ऑफ 5.3 इंटू 10⁻26 kg एंड अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इतना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया कितना सर, ये दे दिया 1.94 इंटू 10⁻46 kg मीटर स्क्वायर, और मास दे दिया आपने को कितना 5.3 इंटू 10⁻26 kg। चलिए कह रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइंस जॉइनिंग द टू एटम्स। ठीक है, ये हो गया पहला ऑक्सीजन का एटम, ये हो गया बच्चों दूसरा ऑक्सीजन का एटम, और इस एक्सिस के अबाउट इसका आई दे दिया है, इसको मैंने बोल दिया आर, ये भी डिस्टेंस हो गया आर, इसका मास एम है, इसका भी मास एम है, सॉरी m/2 ना, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल का देखो, पूरे मॉलिक्यूल का मास दे दिया है m, राइट। ये हो जाएगा m/2 ठीक। चलो कह रहा है सपोज द मीन स्पीड ऑफ सच अ मॉलिक्यूल इन अ गैस इज 500 मीटर पर सेकेंड। कितना है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों क्या कह रहा है 2/3 है किसका, ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी, राइट। फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, कर सकते हैं सभी लोग, किया जा सकता है, बताइए जरा कैसे निकालेंगे सर। अपने को ओमेगा चाहिए, ओमेगा मतलब सर क्या दे रखा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ mv स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से बच्चों ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ कट रहा है आधा से आधा काट दो, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों लोग देखो, ये हो जाएगा 2/3 mv स्क्वायर बाई आई। मास पता है, v पता है, आई निकाल लीजिए काम हो जाएगा। आई कैसे निकलेगा सर, आई इस एक्सिस के अबाउट देखो, आई की वैल्यू भी तो दे रखी है ना यार, आई की वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। आई की वैल्यू भी दे रखा है, तो आई की वैल्यू दे दिया तो अपन लोग निकाल सकते हैं।
निकाला जा सकता है ओमेगा, बोलो भाई ओमेगा निकाल सकते हैं। और बी भी दे ही रखा है 500 मीटर पर सेकेंड, राइट, वी भी दे दिया है 500 मीटर पर सेकेंड। चलो निकाल लो, देखो 2/3 क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, mr², राइट। mr² की जरूरत नहीं, क्योंकि आई तो अपने को दे ही रखा है ना, आई दे रखा है अपने को, है ना, आई की वैल्यू तो दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रख दो। 2/3 मास हो गया कितना, एम की वैल्यू हो गई भाई कितनी, आ, 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भैया यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे एक चीज आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं उनका मास m/2 है, राइट, है ना। तो क्या कह रहा है ना, सपोज द मीन स्पीड ऑफ सच अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का दे रखा है आप सभी को, क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल का दे रखा है। सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए आई, आई देखो क्या हो जाएगा, सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा, m/2r² प्लस इसका कितना हो जाएगा, m/2r², तो ये हो जाएगा सर mr², राइट। आई कितना दे रखा है सर, आई दे रखा है अपने को 1.94 इंटू 10⁻⁻46 इज इक्वल टू मास कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगा सर 5.3 इंटू 10⁻⁻26, राइट, इंटू 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 कितना, r²। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू सीधे आप लोग लिख देता हूँ मैं, आर की वैल्यू आ जाती है बच्चों 0.61 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये आर की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गई, राइट। अब देखो, अब आप सभी लोग कर लीजिए, है ना, आप सभी लोग कर दीजिए, हाफ आई ओमेगा² जो दे रखा है वो कह रहा है 2/3 है बच्चों, हाफ ऑफ m ओमेगा², सॉरी हाफ ऑफ क्या हो जाएगा v², कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ mv², राइट, ठीक है। चलो हाफ आई की वैल्यू आप सभी को पता है ही, आई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है कितना 1.94 इंटू 10⁻⁻46 ओमेगा² इज इक्वल टू 2/3 हाफ इंटू मास दे ही रखा अपने को, मास कितना है 5.3 इंटू 10⁻⁻26 इंटू स्पीड दे दिया 500 मीटर का होल स्क्वायर, राइट। सबको देखो सॉल्व कर दोगे बच्चों, तो सबको सॉल्व करने के बाद मैं आप सभी को आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आ जाएगा 6.7 इंटू 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू। तो कुछ भी नहीं था बच्चों, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, थोड़ा सा बस आप सभी को ये ध्यान रखना था कि क्या कहाँ से मतलब कौन सी जगह पे कौन सा रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है ना। बाकी सभी चीज तो दे रखी है, आई दे रखा है आप सभी को, मास भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखा है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, मतलब ये इसको आर की भी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये था बच्चों हमारा आज का कंप्लीट सेशन का डिस्कशन, जिसमें कि बच्चों हमने टोटल ऑफ 17 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है विद ग्रेट डिटेल, विद ग्रेट डिटेलिंग और उसके साथ बढ़िया कॉन्सेप्ट कवरेज के साथ साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप सभी को ये पूरा चैप्टर एकदम मस्त हो जाएगा और आप सभी लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाओगे किसके लिए, अपने बोर्ड एग्जाम, अपने जे एग्जाम, नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्या करना भाई, आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।